हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये बात डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो प्योर कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, उसका बिल्कुल रिवर्स है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो प्योर आयोनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, है ना। फिर से दिमाग में बात आ रही है कि भाई आयनिक तो क्या होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो फिर किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर घुस सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, मजेदार भी है। देखो, तो अब हमें पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होंगे उन आयोनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा, एक नेगेटिव चार्ज है ना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, लैटिस एनर्जी इवॉल्व होती है और एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। तो अब जो बात है, जो सोचने की है, तो ये है कि भाई जो नेगेटिव है, मतलब कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। ये आपने पता ही है कि जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? नहीं समझे, मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास ये X पॉजिटिव है, ठीक है, और ये है हमारा Y नेगेटिव, और इसके ऊपर है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो अब जैसे ही X पॉजिटिव इसको अप्रोच करेगा, इसके नजदीक जाएगा, तो ये जो नेगेटिव क्लाउड है, ठीक है, मतलब कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसकी तरफ डिस्पर्स हो जाएगी, इस पॉजिटिवली आयंस की तरफ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो उसमें क्या आ गया, डिस्टोर्शन आ गया, वो डिफॉर्म हो गया, है ना। जो बिल्कुल सिमेट्रिकल था, स्फेरिकल सिमेट्रिक था, अब उसके अंदर वो डिस्टोर्ट हो गया। और डिस्टोर्ट किसकी वजह से हुआ, इस पॉजिटिव की वजह से। चलो ठीक है भाई, डिस्टोर्ट हो गया अभी, है ना। हर कोई अट्रैक्ट होता है ये दूसरी तरफ, तो ये बेचारा भी अट्रैक्ट हो गया, कौन सी बड़ी बात है ना। छोटे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, कोई खिलौने की दुकान देख ली, कुछ और देख लिया, ना। तो वैसे ही, तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अट्रैक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब जो मेन बात है, अब इस अट्रैक्शन से अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एक्स की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया, तो क्या लगता है आपको कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठ करके इसकी तरफ आ गया तो वो जो नेगेटिव चार्ज था, वो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई होगी। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन रिड्यूसेस, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया होगा, रिड्यूस हुआ होगा। ऐसे ही यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन इंक्रीज हुआ होगा कि डिक्रीज हुआ होगा, वो भी रिड्यूस हुआ होगा। अब ये क्यों रिड्यूस हुआ भाई, इसका तो समझ में आता है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी दूसरे ने छीन लिया तो ये कम हो गया, बट इसने तो गेन किया है ना, तो इसका तो बढ़ना चाहिए। बट गेन कौन सा किया इस भाई ने, इसने नेगेटिव क्लाउड को गेन कर लिया। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन। तो जितना इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, थोड़ा बहुत ही करेगा, सारा तो जाने नहीं देगा ये, तो जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्जेस थे वो चार्जेस क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। मतलब कि वो एक स्टेप वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ा। तो जैसे ही वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ा, इसका मतलब वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। तो आई बात समझ में कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड में घुस जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन मैं कैसे करूंगा, पोलराइजेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। तो हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, कि पोलराइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाई पॉजिटिव आयन, और क्या कह सकता हूं मैं इसको, कटायन।
मतलब कि नेगेटिव आयन का या एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर दिया, डिस्टोर्ट कर दिया। ठीक है, डिस्टोर्ट हो चुका, डिफॉर्म हो गया, तो उसी डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो अब बताओ सिंपल सी बात, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयन, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होगा चार्ज उतना कम होता जाएगा, और जितना चार्ज कम होता जाएगा उतने कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई जो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन का। ठीक है, वो किसके डिपेंड करेगा, पोलराइजेशन, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। समझ में आई बात। अब बात ये आती है कि भाई सारा कुछ क्या कटायन के ऊपर ही डिपेंड करता है, अनायन का कोई रोल नहीं है। अब सोचो भी कटायन पावरफुल है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छीन लेगा, अगर कटायन वीक है तो बेचारा नहीं छीन पाएगा। तो कटायन तो छीन लेगा क्या, बट अनायन छीनने देगा, कोई आपसे आपकी कोई चीज ऐसे छीन ले जाएगा, आपका कोई रोल नहीं है। मतलब कि सब कुछ अगले वाले पे, छीनने वाले पे डिपेंड करता है। एक छोटा बच्चा हो उससे कोई चीज छीननी हो, ठीक है, और दूसरा एक पावरफुल बाउंसर टाइप हो, उससे कोई चीज छीननी हो, तो क्या दोनों में सेम ही रहेगा, मतलब कि जो चीज दे रहा है उस पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो ये जो पोलराइजेशन है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, वो दोनों पे डिपेंड करते हैं। कटायन का तो रोल है ही रहे, पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज द अनायन, बट साथ में द टेंडेंसी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज, कि वो अनायन खुद को पोलराइज होने देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है इन आयोनिक बॉन्ड या इन आयोनिक कंपाउंड डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो दो फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया, पावर ऑफ कटायन, पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज द अनायन। ठीक है, कि भाई वो कितनी जल्दी उस अनायन को पोलराइज करता है। और दूसरी चीज क्या होगी, ससेप्टिबिलिटी कह लो या फिर टेंडेंसी कह सकते हो, टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कटायन, कि उस अनायन की कितनी टेंडेंसी है कि वो खुद को डिफॉर्म होने दे। अगर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाओ मुझे डिफॉर्म कर जाओ, तो इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है ना। एक तो वो तो खींचने में लगा हुआ था और वो भी क्या है, लुटाने में लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो अब ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कटायन की पावर ज्यादा है या जो अनायन की जो टेंडेंसी है, क्षमता है वो देने की है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो दीज आर गिवन बाय फाजान रूल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप, इंपोर्टेंट। ठीक है, फाजान रूल। तो अब हम बात करते हैं फाजान रूल्स की। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन के अंदर ही है सब कुछ। तो ये चीज देखो, तो जब भी हमने चेक करना होगा कि भाई किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे, तो आप अपने दिमाग में फाजान रूल को जरूर रखोगे। ठीक है, तो देखो अपने पास ही तो कुछ भी लॉजिक नहीं है, नया नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रूल्स है फाजान। तो फर्स्ट रूल आता है हमारे पास साइज ऑफ कटायन। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, कटायन में इलेक्ट्रॉन छीनने हैं, तो कब छीन पाएगा, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, है ना, कि भाई उसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए, ताकि डेंसिटी बढ़े और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अट्रैक्ट कर पाए। भाई अट्रैक्ट करने का काम तो न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर तक जाना चाहिए। अगर वो एटम छोटा होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इजीली बाहर तक पहुंच जाएगा। तो कहता है कि कटायन शुड बी स्मॉल, कटायन शुड बी स्मॉल so that the charge density, so that the positive charge density, so that the positive charge density becomes large या becomes large and easily polarize the electron cloud of anion। ठीक है, तो कहते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली पोलराइज कर दे।
फॉर एग्जाम्पल LiCl, NaCl एंड KCl, इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? भाई अनायन तो सभी में मैंने सेम ही रखा है, कटायन की बात करते हैं, लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया? लिथियम का। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? ये कोवलेंट। तो दिस इज मोस्ट कोवलेंट एंड दिस इज लीस्ट। सेकंड है हमारे पास साइज ऑफ अनायन। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि भाई अनायन का साइज छोटा होना चाहिए कि लार्ज होना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करना है, मतलब कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट करवाना है। तो वो अट्रैक्ट तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम से कम हो। तो अट्रैक्शन कम कैसे होगा? जब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, है ना। तो क्या कहता है कि साइज ऑफ अनायन शुड बी लार्ज। वो क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, so that the attraction between nucleus and electron cloud become small and therefore easily polarized by कटायन। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए? कटायन के से इजीली डिस्टोर्ट हो जाए, डिफॉर्म या पोलराइज कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ठीक है, तो इन चारों के चारों कंपाउंड में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां होंगे? अब सिंपल सी बात है, कटायन सभी जगह सेम ही है, क्योंकि हम अनायन की बात कर रहे हैं, तो हमने अनायन को चेंज कर दिया, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, तो साइज सबसे बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आयोडाइड है वो इजीली डिस्टोर्ट हो जाएगा बाय लिथियम आयन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम आयन इज मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, इन चारों में से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन हुआ? लिथियम आयोडाइड। और सबसे लीस्ट, सबसे कम जो कोवेलेंट होगा, लीस्ट कोवेलेंट कौन होगा? लिथियम फ्लोराइड। आई बात समझ में? तो इजी सा था ये। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड वन आता है, ठीक है, जो थर्ड वन है वो कौन सा हो गया? चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। कि कटायन और अनायन के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, सोच के देखो कि कटायन स्मॉल होगा कि जो चार्ज है वो स्मॉल होगा कि लार्ज होना चाहिए? चार्ज ऑन कटायन एंड अनायन। ठीक है, तो चार्ज कितना होना चाहिए? स्मॉल की लार्ज? अब देखो भी, अगर मैं बात करूं कटायन की, तो कटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, इसका मतलब क्या होगी? चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा है ना। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ने से क्या हो जाएगा? उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की, वो बढ़ेगी, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? Q1 Q2 चार्जेस के। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि जब अनायन के ऊपर जब चार्ज बढ़ेगा, अनायन पे जितना चार्ज होगा मतलब कि वो उसके पास उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने पे क्या होगा? रिपल्शन बढ़ेगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि फाइनली क्या हुआ? उस न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया। सो दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली अट्रैक्टेड बाय दैट कटायंस एंड हैज द कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट। ठीक है, क्या कहता है यहां पर कि हमारे पास चार्ज ऑन कटायन, चार्ज on cation and anion should be large। दोनों के ऊपर ही जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। ठीक है, as the charge on cation increases the electron density। ठीक है, ठीक है, या फिर चार्ज डेंसिटी कह सकते हो आप। द चार्ज डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस एंड
power, and so power to polarize anion increases, है ना। हमें यही चाहिए कि भाई उसकी जो पावर है अनायन को पोलराइज करने की वो बढ़ जाए, तो वो बढ़ जाएगी। फिर सिमिलरली कहता है as the charge on anion increases, अनायन के ऊपर जब चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। और जब वो डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा कि जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंड हैंस द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, thus the tendency to polarize increases, जो टेंडेंसी थी पोलराइज होने की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो अब इजीली पोलराइज हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंपल सी चीज थी ये। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भाई चार्ज ऑन कटायन और अनायन की, तो देखो हमारे पास सिंपल सा है, हमने एक ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, दूसरा ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ पर सोडियम पे Na पॉजिटिव है और कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। सोडियम और जो कैल्शियम का साइज है वो लगभग इक्वल सा होता है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब दोनों का साइज सेम है, डिफरेंस आ गया चार्ज का, तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, कैल्शियम 2 आयन की। तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है। और जबकि इसमें क्या हो जाएंगे, लेस कोवेलेंट। तो जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम क्लोराइड से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन, कि भाई कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि साइज भी लगभग सेम सा हो, चार्ज भी लगभग सेम सा हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई इफेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा। तो क्या कहता है यहां पर कि कटायन हैविंग सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन सेल कॉन्फ़िगरेशन। Cations having pseudo electric configuration have more power to polarize electron cloud of anion than 8 electron cell configuration, जैसे कि सोडियम हो गया, है ना, पोटाशियम हो गया। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। भी सूडो का मतलब क्या होता है, नकली होता है, मतलब कि ऐसे कटायन कि जिनके आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो कहता है कि उनकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दोज कटायंस विच हैव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। ऐसा क्यों होगा भी, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि उनके पास डी ऑर्बिटल आ गया है ना, डी सब शेल की एंट्री हो गई है। तो अब जो डी सब शेल है उसकी शील्डिंग पावर क्या होती है, डी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही कम होती है। मतलब कि जो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से
शील्डिंग पावर तो ज्यादा बढ़ी नहीं, बट 10 प्रोटॉन ऐड होने से न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया। तो जो सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस होंगे उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, वो अनायन को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा से पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हम ले लेते हैं NaCl और क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब इस केस में Na पॉजिटिव और कॉपर पॉजिटिव का जो साइज है फिर से लगभग सिमिलर सा होता है, दोनों पे +1 चार्ज है, बट जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं हमारे पास। टोटल कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लॉस कर दिया, मतलब 2s2 2p6। ठीक है, आउटर मोस्ट में एक हो गई, कॉपर के 3s2 3p6 और 3d10, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मतलब कि डी की एंट्री हुई, तो डी की वजह से जो मेन रूल है वो डी की वजह से है। तो इसके पास जो कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो, तो उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से CuCl के अंदर क्या आ जाएंगे, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो CuCl इज मोर कोवेलेंट। तो समझ में आया ना आपको बात ये। तो ये है हमारे फाजान रूल जो बिल्कुल सिंपल से हैं, तो आपने इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।